तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें ये वाला क्वेश्चन किया था ना। 101 रेस टू द पावर 50 हमने देखा था ग्रेटर देन किसके होता है 99 रेस टू द पावर 50 प्लस 100 रेस टू द पावर 50 से बड़ा होता है। ये वाला क्वेश्चन किया था हमने। अब आगे बढ़ते हैं। अगले कुछ अगला हेडिंग है टर्मिनोलॉजी एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा? हमने देखा था a प्लस एक्स रेस टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होता है? नहीं दिख रही है? कभी बोलते दिखती, कभी बोलते नहीं दिखती। हाँ, a प्लस एक्स रेस टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होता है बेटा? एन सी जीरो ए रेस टू द पावर n एक्स की पावर जीरो प्लस एन सी वन ए रेस टू द पावर n माइनस वन एक्स रेस टू द पावर वन प्लस एन सी टू ए रेस टू द पावर n माइनस टू एक्स रेस टू द पावर टू। मतलब सेकंड वाले टर्म का जो डिग्री है, डिग्री पावर है, वही आर की वैल्यू है। सेकंड वाले टर्म की जो डिग्री है वही आर की वैल्यू है। और जो फर्स्ट वाला टर्म है वो हाईएस्ट पावर मतलब एन से चालू होगा और फिर एक एक घटते जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ रहे थे तो लास्ट टर्म क्या आ रहा था? एन सी एन ए रेस टू द पावर जीरो हो जाता बेटा और एक्स की पावर एन हो जाता। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ क्या? मैं सिग्मा लगा दूं। सिग्मा 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 का मतलब आपको बताया था ना। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा मतलब सबमिशन। सबमिशन की स्पेलिंग क्या होती है? एस यू डबल बी। सबमिशन की स्पेलिंग एस यू एम एम। सबमिशन, ये सबमिशन, हाँ। सबमिशन मतलब सम करना। देखो यहाँ पे हम लोग सम ही कर रहे हैं क्या? तो सिग्मा ये क्या हो जाएगा? देखो एन तो एन ही है। देखो एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी एन तक। तो ये इसको मैं एन सी आर लिख सकता हूँ क्या बेटा? क्योंकि सिर्फ ये चेंज हो रहा है, ऊपर तो एन 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 चल रहा है, नीचे वाले सिर्फ चेंज हो रहे हैं क्या? और ये ए की पावर में क्या चल रहा है? देखो ए की पावर में एन, फिर ए की पावर में एन माइनस वन, आर माइनस वन मतलब एन माइनस आर हुआ। यहाँ पर भी देखो आर की वैल्यू टू है तो एन माइनस आर हुआ क्या? तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ए की पावर में एन माइनस आर। और एक्स की पावर में क्या चल रहा है? एक्स की पावर में आर चल रहा है क्या? एक्स की पावर में आर चल रहा है क्या? तो एक्स की पावर में आर। तो ये जो मैंने आपको लिखा है, और आर की वैल्यू कहां से कहां तक? आर की वैल्यू जीरो से एन तक जा रही है, ये है। तो ये जो मैंने लिखा है ये क्या है बेटा? ये आपका जनरल टर्म है। किसका? इसको हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म। किसका जनरल टर्म है ये? जनरल टर्म ऑफ ए प्लस एक्स रेस टू द पावर एन। आपको जनरल टर्म लिखना आना चाहिए। आप जनरल टर्म लिख लोगे ना तो आपके बाइनोमियल के आधे से ज्यादा सवाल सॉल्व हो जाया करेंगे। और इस जनरल टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? पी आर प्लस वन। नोट करने वाली बात ये है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। पी आर प्लस वन है मतलब ये फर्स्ट टर्म है ना, टी वन है। तो टी वन मतलब आर की वैल्यू जीरो। ये सेकंड टर्म है ना, ये क्या है? टी टू। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है? वन। ये क्या है? टी थ्री। यहाँ आर की वैल्यू क्या है? टू। तो इसी तरीके से ये क्या है? टी एन प्लस टी एन प्लस वन होगा ना, क्योंकि आर की वैल्यू एन है। तो ये क्या है? टी एन प्लस वन। देख रहे हो ये क्या होता है? आर प्लस वन। यहाँ आर की वैल्यू वन एन है तो ये क्या हो जाएगा? टी एन प्लस वन। आर की वैल्यू एन है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि टी आर प्लस वन है ये। ठीक है, तो टी आर प्लस वन हमने क्या लिखा? सिग्मा आर इक्वल्स टू जीरो से एन एन सी आर ए रेस टू द पावर एन माइनस आर एक्स रेस टू द पावर आर। अब ये बताओ टी फाइव अगर मैं लिखता हूं तो आर की वैल्यू क्या होगी? थोड़ी ये प्रैक्टिस कर ले। टी फाइव लिखा है मैंने।
तो हम जानते हैं कि T5 का मतलब, अरे भाई ये क्या होगा, 4+1 होगा। इससे कंपेयर करो, T5 इसी तरीके से लिखोगे 4+1। तो आर की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे, आर की वैल्यू 4 हुई क्या, T5 आर की वैल्यू इसमें से एक माइनस कर दो, वो आर की वैल्यू होगी। अगर मैं T11 लिख रहा हूँ तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, आर की वैल्यू 10 होगी क्या। तो कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चे, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, सिली मिस्टेक, ये ब्लंडर मिस्टेक होता है। अगर मैं T101 लिख रहा हूँ तो आर की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे, आर की वैल्यू 100 हुई क्या। इसी तरीके से मैं T2028 लिखता हूँ तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू इससे एक कम, 2027। अब उल्टा चलते हैं, अगर मैं आर की वैल्यू 555 बोलूं तो हमारा टी क्या होगा, टर्म कौन सा होगा, ये मतलब कौन सा टर्म है ये, इससे एक ज्यादा, मतलब 556 टर्म है ये। अगर मैं आर की वैल्यू 785 बोलूं तो ये कौन सा टर्म होगा, 786 होगा क्या बेटा। अगर मैं आर की वैल्यू 1111 बोलूं तो ये कौन सा टर्म होगा, 1112 होगा क्या, आर से एक ज्यादा। बात समझ में आई आपको, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं अब होना चाहिए कि Tr+1 का मतलब होता है दैट टर्म, nth टर्म की बात हुई Tr+1। अगर आर क्या है आपका, ये वाला आर है, तो ये जब टर्म की बात हो गई तो आर इससे एक कम रहेगा, आर इससे एक कम रहेगा। और जब आर की बात करेंगे तो आर जो है, आर आपको दिया रहे और आपसे टर्म पूछे तो आर में 1 ऐड कर दो, वो वाला टर्म रहेगा वो। बात समझ में आई आपको। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, अब हम लोग एक एग्जांपल देखें। अगर मैं लिख रहा हूं 1+3x⁻7, तो फाइंड जनरल टर्म एंड फोर्थ टर्म। ठीक, अब बात करी जनरल टर्म लिखने की, तो जनरल टर्म लिखने की बात चल रही है, जनरल टर्म लिखने की बात चल रही है, तो आप क्या लिखोगे, Tr+1 ऐसे लिखोगे, Tr+1 इक्वल्स टू सिग्मा। अभी हमने ऊपर क्या लिखा था उसको एक बार और लिख लेते हैं। अगर हमारे पास ये गिवन था a+x⁻n गिवन था, तो इसका जनरल टर्म हम लोग क्या लिख रहे थे, Tr+1 इक्वल्स टू सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से n सॉरी NCR a⁻n x⁻r, यही लिख रहे थे। तो इसी से आप कंपेयर कीजिए, इसी से आप कंपेयर कीजिए, ये क्या लिखा हुआ है 1+3x⁻7। तो यहाँ से Tr+1 आपका क्या आ जाएगा, देखिए सिग्मा r इक्वल्स टू 0, n क्या है यहाँ पे, n देखो बेटा, n क्या है यहाँ पे, 7 है, तो 7 NCR मतलब 7CR। ए क्या है यहाँ पे, ए क्या है यहाँ पे, 1 है, 1 की पावर n-r मतलब 7-r। x की जगह यहाँ पे क्या है, 3x है, x की जगह देखो 3x है, तो 3x रेस टू द पावर r, 3x रेस टू द पावर r। ये क्या हो गया, इसका जनरल टर्म हो गया, जनरल टर्म हो गया। यही पूछा था, आधा सवाल हो गया हमारा। ठीक है, अब आपसे बोला है कि भाई फोर्थ टर्म बताओ, मतलब आपसे T4 पूछा है, आपसे क्या पूछा है, T4 पूछा है। तो T4 के लिए, T4 जब आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, ये सिग्मा हटा दो, ये सिग्मा अभी के लिए हटाओ, और सीधा आप क्या करोगे, Tr+1 पहले लिखो सिग्मा हटा के, सिर्फ सिग्मा हटा दीजिए, तो क्या होगा 7CR 1 रेस टू द पावर 7-r 3x रेस टू द पावर r, यही होगा। अब T4 की बात करी तो T4, अब यहां से कंपेयर कीजिए T4 और Tr+1 मतलब आपके पास r+1 की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है, तो r की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 3 हो गई क्या।
तो बस आर की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए। तो जैसे पुट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 7c3 1 की पावर 7 - 3 मतलब 1 की पावर 4 और 3x रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 7c3 और 1 की पावर 4 तो 1 ही हो गया और 3 की पावर 3 हो गया 27x³ ठीक। ये पूरा आया क्या। अब बेटा, अब अब एक चीज मैं और आपको इसमें बताने जा रहा हूं, वो क्या है, एक मिनट पेन चेंज करने दीजिए। अगर आपसे बोला जाए बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो ये जो आया है ना 7c3, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसकी चर्चा हमारी पहले भी हुई थी, बाइनोमियल कोफिशिएंट। अगर आपसे क्वेश्चन में बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछता है तो आप क्या बोल रहे हो बेटा, हेलो हेलो, समझ में आ रही है बात, अभी समझ में आ रही है, बोलो को दो, ठीक। बाइनोमियल कोफिशिएंट आपसे पूछे तो बाइनोमियल कोफिशिएंट वो वाले टर्म होंगे जिसमें ये सी आए, सी 7c3 जो है ये बाइनोमियल कोफिशिएंट हुआ। और अगर आपसे सीधे कोफिशिएंट बोले या टोटल कोफिशिएंट बोले, बोले कि कोफिशिएंट बताओ सीधे, तो कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, ये पूरा। अब मैं फिर से पेन चेंज कर रहा हूं। बाइनोमियल कोफिशिएंट अब आपको बोलेगा तो बाइनोमियल कोफिशिएंट में आप इतना ही पार्ट बोलेंगे। अगर आपसे पूरा कोफिशिएंट पूछे, अरे पेन चेंज नहीं हो गया, एक मिनट बेटा, हाँ। और अगर आपसे कोफिशिएंट बोले तो कोफिशिएंट आपका ये पूरा पार्ट होगा, कौन सा, एक्स को छोड़ के, एक्स वाले पार्ट को छोड़ के ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। ये पूरा कोफिशिएंट होगा। तो अगर कोफिशिएंट आपसे पूछे तो अब आप ये पूरा पार्ट बोलोगे, और अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट आपसे पूछे तो जो ये सी वाला पार्ट है ना 7c3, आप सिर्फ इतना ही पार्ट बोलेंगे। ठीक है क्या। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है 2 - 5x रेज़ टू द पावर 7। इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड जनरल टर्म एंड फिफ्थ टर्म, इसकी बात करूं मैं। तो फटाफट हम क्या काम करेंगे, फटाफट हम काम करेंगे, जनरल टर्म के लिए TR+1 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, फिर से कंपेयर कर लेते हैं एक बार। TR+1 हम क्या लिखते थे, अगर हमारे पास a+x⁻n था तो इसका TR+1 हम क्या लिखते थे बेटा, इसका TR+1 हम लिखते थे NCR a⁻n−r x⁻r, यही लिखते थे क्या बेटा। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास क्या है, 2 - 5x⁻7। तो इसका TR+1 आप क्या लिखोगे बेटा, n की जगह तो 7 ही है तो 7CR, ये तो रहेगा। a की जगह क्या है, 2 है क्या, a की जगह 2 है, 2 की पावर 7 - r, 2 की पावर 7 - r। x की जगह क्या है, -5x है, सिर्फ 5x मत देखना, x की जगह क्या है, ये -5x है, तो x की जगह -5x⁻r। यहां तक बात क्लियर है क्या आपको। ये तो हो गया इसका क्या, जनरल टर्म हो गया। अब बात करी फिफ्थ टर्म की, तो फिफ्थ टर्म की बात करी तो T5 की बात करी, तो T5 से आपको दिमाग में क्या चमकना चाहिए कि भाई R+1 हमें क्या दिया है, 5 दिया है, तो R की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, R की वैल्यू 4 हो गई। तो बस इस वाले जनरल टर्म में ये वाले जो राइट हैंड साइड है इसमें बस R की जगह 4 डाल दीजिए। ये क्या होगा, 7C4 2 की पावर 7 - 4, that is 2 raised to the power 3 -5x raised to the power 4। अब
इसमें इसको थोड़ा और सॉल्व करे, एक्स को अकेला फ्री कर देते हैं और -5 को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, तो 7c4 2 रेज़ टू द पावर 3 -5 रेज़ टू द पावर 4 ऐसे लिख सकता हूं मैं, और x रेज़ टू द पावर 4। अब देखिए बेटा, अब इसमें आपको बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोला जाए तो ये 7c4 बस इतना ही क्या है, ये है इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक, और अगर आपसे कोएफिशिएंट की बात की जाए सीधे, तो कोएफिशिएंट आपका क्या है भाई, कोएफिशिएंट आपका क्या है, ये पूरा, कौन सा पूरा, एक्स को छोड़ के, एक्स को छोड़ के जितना भी लिखा हुआ है, एक्स को छोड़ के जितना भी लिखा हुआ है वो सब क्या है आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। एक्स को छोड़ के ये क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बोले तो एक्स को छोड़ के जितना भी लिखा हुआ है सब आपका क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, कोफिशिएंट बोलो या इसको टोटल कोफिशिएंट बोल दो, टोटल कोएफिशिएंट बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब अगला बात है हमारा, एक मिनट। हाँ, तो हमने देखा इधर, ये क्वेश्चन देखा, ये आपका था पॉइंट नंबर 1। अब अगला पॉइंट, ये टर्म वाले हो गए। अब आपसे पूछा जाए कि सेकंड पॉइंट जो है आपका, कि r+1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, तो बेटा r+1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग ये क्या होता है, tr+1 बोलोगे इसको। ठीक, और इसको आपने सीख लिया, क्या लिखते हैं इसको, tr+1 इक्वल्स टू NCR a⁻n−r x⁻r। ठीक, ये किस में बात हो रही है अभी, वही जनरल a+x⁻n की बात कर रहे हैं हम लोग। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई ये बताओ, r+1th टर्म फ्रॉम एंड बताओ, कि r+1th टर्म फ्रॉम एंड, एंड से क्या होगा। तो जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए कि r+1th टर्म फ्रॉम एंड की बात की जाए आपसे, तो आप क्या करो, इसको है ना उल्टा भी कर सकते हो। ये जो आपके पास है ना a+x⁻n की बात कर रहा है, तो ये इक्वल्स टू किसके होगा, x+a⁻n। नहीं, इसको ऐसे लिखो, ये इक्वल्स टू होगा r+1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग ऑफ क्या, x+a⁻n। बात समझ में आई। मैंने बोला a+x⁻n में, a+x⁻n के एंड से बताओ r+1th टर्म। तो मैंने बोला भाई ज्यादा दिमाग ना लगाए, हम बस ये कर दे कि a+x का एक्सपेंशन है, तो वो मैं क्या कर दूं, x+a कर दूं, a+x की जगह उसी को उल्टा कर दूं। तो अगर a+x को उल्टा करेंगे x+a, तो अगर यही उल्टा हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एंड वाला जो पार्ट है ये बिगनिंग में चला जाएगा। तो सिंपल सी बात हो जाएगी, फिर आप इसका जनरल लिख लोगे, तो ये किसके इक्वल होगा, अगर tr+1 की बात करें तो इसका tr+1 क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट। तो ये क्या हो जाएगा, एनसीआर। अब क्या हो जाएगा, एक्स की पावर, पहला टर्म अब एक्स हो गया, x⁻n−r, दूसरा टर्म a हो गया, a की पावर r, ये हो जाएगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, सीरीज को उल्टा कर देना है, और कुछ ऐसा काम नहीं करना। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए। बढ़िया। और अब इसमें क्या है कि जब आपसे एंड टर्म की बात करी है, तो एनसीआर जो होगा आपका,
एनसीआर हमने पहले भी पढ़ा है कि एनसीआर और एन-सी-एन-आर दोनों इक्वल होते हैं। एनसीआर और एन-सी-एन-आर दोनों इक्वल होते हैं, तब हम क्या बोल सकते हैं? एनसीआर इज इक्विवेलेंट टू एन-सी-एन-आर। ये बात ना भी समझ में आए तो इतना बस ध्यान रखो, जब भी आपसे कोई सीरीज का बोला जाए कि भाई बताओ कि आर प्लस वन एस टर्म, या कुछ भी बोले कि बताओ सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस सीरीज, कुछ भी मान लो कि आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल के तौर पे, फाइंड सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ, मान लो लिखा है x/3 प्लस 2/x² रेज़ टू द पावर 20। ठीक है, आपके पास ये लिखा है कि फाइंड सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस। ठीक, अब मुझे ये सवाल ऐसे दिखना चाहिए, मुझे पूछा भले ही ये एंड है, लेकिन मेरे बच्चे को, आपको ये सवाल कैसा दिखना चाहिए? आपको ये सवाल दिखना चाहिए कि अरे भाई, अरे क्या हो रहा है ये कि एक मिनट, आपको ये सवाल कैसे दिखना चाहिए बेटा? थोड़ा आज है, आजकल बहुत हो रहा है ये। अरे यार, कर्सर काम ही नहीं कर रहा। चलो पेन चेंज नहीं हो रहा, ऐसे ही लिखना है। चलो, अच्छा चेंज हो गया। चलो, आपको क्या दिखना चाहिए? ये लिखा हुआ है कि, आपको दिखना चाहिए कि ये लिखा हुआ है कि भाई फाइंड सिक्स टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ, क्या आप इसको उल्टा कर दो, 2/x² प्लस x/3 रेज़ टू द पावर 20 कर दो। आपको ये दिखना चाहिए, और ये निकालना तो बड़ी आसान सी बात है। पूछा ये है और लेकिन आपको निकालना ये है, बिना दिमाग लगाए। क्यों? अगर हम सीरीज उल्टा करेंगे तो पूरा उल्टा हो जाएगा, उल्टा खुलेगा ये। ठीक है, तो इसका TR+1 लिख लो फटाक से। इसका TR+1 हम क्या लिख सकते हैं? NCR मतलब 20CR। पहला वाला टर्म ये है, पहले वाले टर्म मतलब 2/x² रेज़ टू द पावर क्या, n-r 20-r, और दूसरे वाले टर्म की पावर x/3 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा। अब आपको बोला है सिक्स टर्म, मतलब ये क्या हो जाएगा, T6। T6 का मतलब क्या हुआ, R की वैल्यू, आपके पास R+1 6 है, तो R की वैल्यू 5 हो गई क्या, तो ये हो गया 20C5। ठीक, बस R की वैल्यू डाल दीजिए इसमें, 2/x² रेज़ टू द पावर 20-5 दैट इज 15, x/3 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा ये बेटा, 5। ठीक, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, x को एक साथ ले लेते हैं और जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको एक तरफ ले ले, तो ये हो गया 20C5 2 रेज़ टू द पावर 15 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये x की पावर 5 ये वाला, और ये 15 इंटू 2 हुआ, तो ये क्या हो गया, x की पावर 30। तो इसको और फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, 20C5 2 की पावर 15 अपॉन 3 की पावर 5, और ये क्या हो गया, x की पावर, ये पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस का 25 हो जाएगा, 5 - 30 दैट इज माइनस का 25। तो यहाँ पे एक बार और वो देख लेते हैं, ये वाला पार्ट आपका क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है, और ये पूरा आपका पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट आप इसको क्या बोलेंगे, इसको कोफिशिएंट बोल दो और टोटल कोफिशिएंट बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, बात समझ में आई? ये क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ, कैसे लिखोगे आप, ये आपसे पूछे बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये क्या लिखा हुआ है, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ, बाइनोमियल
कोफिशिएंट ऑफ कौन सा टर्म, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ T6। T6 ही था ना बेटा, देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ T6 बोलो या सिक्स्थ टर्म बोलो। बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ T6 और क्या बोल सकते हैं इसको, सिक्स्थ और सिक्स्थ टर्म, ये बोलोगे। और ये क्या लिखा हुआ है, एक तरीके से ये लिखा हुआ है आपका कोफिशिएंट ऑफ T6 और क्या बोलोगे, सिक्स टर्म। ठीक, यहां तक बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है, पॉइंट नंबर 3, रेशियो। पेन बदल लो। रेशियो ऑफ r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड r प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड। अब बेटा जब भी आपसे रेशियो पूछे ऐसा, तो इसका देख लो, फॉर्मूला लिख लो। ये लिखा क्या हुआ है, बेसिकली आपसे पूछ क्या रहा है, r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब tr प्लस 1 हो जाएगा ये, और r प्लस 1th टर्म फ्रॉम एंड का मतलब हुआ t n माइनस r प्लस 1। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा है, ये चीज आपको मैं समझाऊं, एक चीज बताना, tr प्लस 1 में r की वैल्यू क्या होती है, tr प्लस 1 में r की वैल्यू r ही होगी क्या, tr प्लस 1 में एक हटा दो, सिर्फ r बचा। तो इसका कोफिशिएंट इन जनरल क्या होता है, एनसीआर होता है क्या बेटा। ठीक, और हमने पढ़ा हुआ है एनसीआर किसके इक्वल है, एनसी एन माइनस आर के इक्वल है क्या बेटा। एनसीआर एनसी एन माइनस आर के इक्वल है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां से क्या बात आई हमारे पास कि आर और एनसीआर, सॉरी, आर और एन माइनस आर दोनों इक्वल है। आर और एन माइनस आर मतलब उस बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं मैं। तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जब एनसीआर था तो टर्म क्या था, टी आर प्लस 1। तो जब एन सी एन माइनस आर होगा तो टर्म क्या हो जाएगा, टी आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एन माइनस आर है, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एन माइनस आर है, तो एन माइनस आर हो गया, और प्लस 1 कर रहे हैं, प्लस 1 यहाँ पे देखो, आर प्लस 1 था ना, तो यहाँ पे तो एनसीआर था तो टी आर प्लस 1 हुआ। अब यहाँ पे क्या है, एन माइनस आर है, तो ये क्या हो गया, एन माइनस आर प्लस 1। तो टी आर प्लस 1 जो है क्या हो गया, आगे से आर एफ टर्म, टी बल्कि आर प्लस 1 टर्म, और ये आर प्लस 1 टर्म फ्रॉम एंड। अब ये जो रेशियो है ये किसके इक्वल आपके होता है, ये रेशियो इक्वल होता है आपके ए अपॉन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 2r, इसके इक्वल होता है, ए अपॉन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 2r। ये किसके एक्सपेंशन में, इस तरीके के एक्सपेंशन में, इसी पे बात चल रही है हमारी, ए प्लस एक्स रेस टू द पावर एन के एक्सपेंशन में। अब वहां से अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ और आए कैसा भी, तो आप ए को कंपेयर कर लीजिएगा, जो भी एक आज एक ही जगह रहे, एक्स को कंपेयर कर लीजिएगा, एक्स की जगह जो भी रहे। बात समझ में आई आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसमें फोर्थ पॉइंट है, टोटल टर्म्स। टोटल टर्म्स हमने देखा कितने होते हैं भाई, टोटल टर्म्स एक्सपेंशन में कितने होते हैं इन एक्सपेंशन। अभी हमने देखा कि a प्लस एक्स रेस टू द पावर n मैं लिखता हूँ, a प्लस एक्स रेस टू द पावर n मैं लिखता हूँ, तो ये क्या खुलता है, एन सी जीरो ए रेस टू द पावर n माइनस आर एक्स रेस टू द पावर r, एन सी वन ए रेस टू द पावर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एन माइनस जीरो ना, मतलब ये तो एन ही हो गया, एक्स की पावर जीरो, एन माइनस वन एक्स की पावर 1 प्लस एन सी टू ए की पावर एन माइनस 2 एक्स की पावर 2 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा।
और लास्ट टर्म आपके पास क्या रहेगा, एन सी एन ए रेस टू द पावर n माइनस एन, दैट इज ए रेस टू द पावर 0 और x की पावर n, यही रहेगा। तो आप देखिए टोटल टर्म्स कितने हुए, ये 0 है, देखो r से कंपेयर करो, टर्म आपको r बता देगा। 0 से चालू हो रहा है, एक चीज बताओ, 1 से चालू हुआ, ये NC1 है ना, 1 2 3 कहाँ तक जा रहा है, n, तो 1 से लेके n तक तो n टर्म हुए, और ये एक और टर्म है, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए, n+1 टर्म्स हुए क्या बेटा, n+1 टर्म्स। तो कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होते हैं टोटल, n+1 टर्म्स होते हैं। और n ये क्या होता है, ये n है क्या, ये n इसकी डिग्री है, इस बाइनोमियल की डिग्री, तो n+1 टर्म्स होते हैं। बात समझ में आई आपको, बोलिए, बोलो, अरे बोलो भाई, बढ़िया। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट। अब आपको देखो, अब पांचवा पॉइंट क्या करना है आपको, फॉर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट के लिए आपको क्या करना है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट निकालो बाइनोमियल थ्योरम में जो भी है, तो आपको क्या करना है, जस्ट क्या करना है, सम ऑफ, फॉर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑलवेज पुट, पुट ऑलवेज पुट all variables, all variables इक्वल्स टू 1, सारे वेरिएबल को आप 1 पुट कर दीजिए, आपको सारे कोफिशिएंट के सम आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं कुछ चीजें। अगर मैं a+x⁴ लिखता हूँ, इसका एक्सपेंशन लिखूं पूरा, तो ये 4c0, पहला टर्म a⁴ x⁴ प्लस 4c1 a⁴ हो जाएगा, x⁴ प्लस 4c2 a⁴ x⁴ प्लस 4c3 a⁴ उल्टा हो गया बेटा, a⁴ x⁴ प्लस 4c4 a⁴ x⁴। तो इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं, एक बार रिवाइज कर ले, तो 4c0 हो गया, 4c1 हो गया, 4c2 हो गया, 4c3 हो गया, 4c4 हो गया। ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। अभी हमने पढ़ा था, ये सारे क्या हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं सारे के सारे। ठीक, अब बात की जाए टोटल कोफिशिएंट की, तो 4c0 a⁴ प्लस, प्लस नहीं लगाने का, कॉमा 4c1 a⁴, 4c2 a⁴, 4c3 a⁴, 4c4 और a⁴। ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपके कोफिशिएंट्स हैं, या क्या बोलो, टोटल कोफिशिएंट है, टोटल कोफिशिएंट। बात समझ में आई आपको, तो बोलो, बात समझ में आ रही है, हेलो। अब मैंने बोला, अब बेटा ए की पावर जो भी लिखा हुआ है, ए की पावर आर की मैं बात करूं, ए की पावर आर आपका क्या है, कांस्टेंट है। अब मैंने बोला कि भाई इसमें ए की पावर, इसमें आपको क्या करना है, फाइंड सम ऑफ, क्वेश्चन यहीं पे लिख दे रहा हूँ, फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ क्या, a+x⁴। तो सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए आप क्या करोगे, ये आया आपके पास एक्सपेंशन, मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे लिखा है सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए क्या करना है, पुट वेरिएबल, ऑल वेरिएबल इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे वेरिएबल तो सिर्फ x है,
तो दोनों तरफ आप x की जगह 1 पुट कर दे, x इक्वल्स टू 1 आप पुट कर दीजिए। जैसे आप x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे दोनों साइड, तो इधर बनेगा a प्लस 1 रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू, और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा बेटा, x की जगह 1 हो जाएगा सीधे, तो इधर क्या आ जाएगा 4c0 a रेज टू द पावर 4। 1 है तो 1 को क्या ही लिखना, 4c1 a रेज टू द पावर 3 प्लस 4c2 a raised to the power 2 plus 4c3 a raised to the power 1 plus 4c4 a raised to the power 0। आप देख भी सकते हैं ऐसे कि टोटल टर्म्स कितने आए हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5 टर्म है, n+1 टर्म्स है। ऐसे भी आप वो चीज देख सकते हैं। तो ये क्या आ गया आपके पास, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट आ गया। ये आपके पास क्या आया, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट आया, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट आ गया आपके पास। ठीक है, अब अभी कौन आया है इतनी जल्दी यार, कौन आया भाई, बहुत जल्दी आ रहे हैं जैद साहब यार। हाँ, अब इसके आगे हम बढ़े, इसके आगे अब अगला पॉइंट है, मिडिल टर्म की बात करनी है हमें। अगला क्या है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म की बात करें, किसकी हम बात कर रहे हैं, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, या मिडिल टर्म इन, सीधे लिख देता हूं, मिडिल टर्म इन ए प्लस एक्स रेस टू द पावर एन, इसके में मिडिल टर्म की बात कर रहे हैं। अब बेटा एक चीज बताइए, हमने वो देखा है, आपने बचपन में है ना क्या कहते हैं मीन मीडियन मोड ये सब पढ़ा है। जब कोई अगर सीरीज लिखी हुई है, कोई मतलब कुछ भी लिखा हुआ है, मान लो कि 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म्स लिखे हैं मेरे पास, तो मिडिल टर्म क्या आएगा इसमें, मिडिल टर्म इसमें 3 होगा क्या, क्योंकि 5 टर्म है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ऑड है, तो मिडिल टर्म 1 हो रहा है। अगर मैं यही 1 2 3 4 5 6 कर दूं, मतलब एन को इवन कर दूं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है, इवन है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखो इवन है, तो अब मिडिल टर्म कितने होंगे, ये दोनों होंगे क्या मिडिल टर्म में, बोलो ये बात समझ में आ रही है आपको। जब 5 टर्म्स थे तब मिडिल टर्म एक ही था, मतलब जब ऑड थे, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थे, तो मिडिल टर्म एक ही था क्या बेटा, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये बताइए हमें, ये बताइए, ये बात समझ में आ रही है क्या, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो मिडिल टर्म एक ही होगा, बोलो और जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो 2 मिडिल टर्म होंगे, 2 बीच वाले। ठीक, तो अब इसी चीज को, यही हमारा बेस है, इसी को पकड़ के हम अब आगे करने जाए। अब क्योंकि मिडिल टर्म बात की गई है a प्लस एक्स रेस टू द पावर n में, अब बात तो डिपेंड करता है भाई n हमारा इवन है या ऑड है। n अगर इवन हो गया और n अगर ऑड हो गया, दो बातें होंगी, n इक्वल्स टू ऑड। तो पहला इवन वाला चक्कर देखते हैं। n अगर इवन हो गया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे भाई, हमें पता है, जो भी हो टोटल, टोटल टर्म्स कितने होंगे, टोटल टर्म्स n+1 होंगे क्या, n+1 ही होते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा और देखा भी कि n+1 टर्म्स टोटल होते हैं, तो n+1 टर्म्स हुए, तो n अगर इवन है तो n+1 हमारा ऑड होगा क्या, ऑड हो गया क्या, n+1 हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया क्या, बोलिए, n+1 हमारा ऑड हो जाएगा, तो n+1 ऑड हो गया तो मिडिल टर्म एक ही होगा क्या, n+1 ऑड हुआ तो वी हैव ओनली वन मिडिल टर्म, एक ही मिडिल टर्म होगा, और वो मिडिल टर्म क्या कौन सा होगा, एक वो वाला जो बीच में है, बीच में कौन सा टर्म आएगा, अभी हमने देखा 1 2 3 4 5, ये 5 जने थे, तो बीच में ये
थर्ड टर्म आया, तो इस थर्ड टर्म को क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या इसमें? अगर इस तरीके से खोले तो हमारे पास ये पता टोटल r+1 टर्म होते हैं, तो मिडिल टर्म जो आपका होगा, अगर मैं उससे कंपेयर करूं, आपको बाइनोमियल से कंपेयर करवा रहा हूं। अच्छा चलो, ये हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसमें देखो, इसमें 5 टर्म थे, 1 2 3 4 5, 5 टर्म थे। मिडिल टर्म ये है क्या? मिडिल टर्म ये होगा क्या? ये कौन सा है? मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म है। और यहाँ पे एन इवन है क्या? देखो, एन इवन है, तो एन इवन है तो टोटल टर्म्स कितने खुले? 5 खुले, मतलब n+1 खुले। तो n+1 हमारा क्या हो गया? ऑड हो गया। तो मिडिल टर्म कौन सा आया? मिडिल टर्म का अगर मैं जनरल फॉर्मूला देखो, ये T3 है ना, ये T3 है कि T4 है? T3 है। देखो, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 3, T3 को अगर मैं n के टर्म्स में देखूं, तो n के टर्म्स में मैं क्या लिख सकता हूँ? T3 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? टी एन के टर्म्स में लिख रहा हूँ, T4/2+1। देखो, 2+1 3 हो गया। बोलो, इस तरीके से क्या लिख सकता हूँ क्या मैं बेटा? बोलिए, बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना तो बोलो। तो उसी तरीके से यहाँ तो n4 था, उसी तरीके से जब इवन रहेगा तो मिडिल टर्म आपका क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म विल बी कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हमने 4/2 किया था, यहाँ पे 4/2 किया था, n की वैल्यू 4 थी, तो ये हो जाएगा n/2+1। बात समझ में आई आपको? अब बात की जाए, n जब ऑड है, n जब ऑड है तो टोटल टर्म्स जो होंगे, टोटल टर्म्स जो होंगे वो n+1 ही होंगे। तो n+1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। n+1 जैसे ही इवन हुआ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वी हैव टू मिडिल टर्म्स। कितने? वी हैव टू मिडिल टर्म्स, दो मिडिल टर्म्स होंगे। अब देखो, अब ये जो एग्जाम्पल है, इसी में मैं, मान लो, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिया मैंने, a+x⁻5 कर दिया मैंने। अगर 5 किया तो 5 किया तो कितने टर्म खुलेंगे? 6 टर्म टोटल खुलेंगे। एक बार मैं लिख रहा हूँ उसको, ठीक है? एक बार मैं पूरे लिखता हूँ। क्या क्या होगा? एन, सॉरी, क्या हो रहा है ये? 5c0 a⁻5 x⁻0 प्लस 5c1 a⁻4 x⁻1 प्लस 5c2 a⁻3 x⁻2 प्लस 5c3 a² x³ 5c4 a⁻1 x⁻4 प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा बेटा? 5c5 a⁻0 x⁻5। यही होगा क्या बेटा? अब इसमें देखिए टोटल टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स है। अभी हमने देखा एन जब ऑड होगा तो इवन टर्म्स होंगे। अब इसमें मिडिल टर्म की बात की जाए तो ये दोनों मिडिल टर्म है क्या बेटा? बोलिए। T3 है, ये देखो 1 2 3, T3 और T4 दोनों क्या है आपके? मिडिल टर्म है। तो T3 और T4 को मैं इसके टर्म्स में लिखूं तो T3 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? T3 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या? T(5+1/2), देखो 6/2 डेट इज 6/2, ये हो जाएगा। और T4 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या? T4 की बात की जाए तो T4 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या? T(5+3/2)। देखिए, देखिए, n के टर्म्स में। तो इसके हेल्प से हमने क्या देखा कि मिडिल टर्म क्या हो जाएगा?
मिडिल टर्म विल बी मिडिल टर्म विल बी कौन कौन से टी एन प्लस, ये आपको याद रखना है, अभी तो मैं समझा दिया मैंने, लेकिन आपको याद रखना है टी एन प्लस 1/2 और टी एन प्लस 3/2, ये दोनों आपके क्या होंगे, मिडिल टर्म होंगे जब एन हमारा क्या है, ऑड है। तो हमने क्या पढ़ा भाई, एन जब एन हमारा इवन है तो एक ही मिडिल टर्म आएगा, क्यों, नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने होंगे, ऑड होंगे, n+1 होंगे, तो मिडिल टर्म क्या आ रहा था, Tn/2 + 1, वो वाला टर्म मिडिल टर्म था, ठीक। और उसके बाद जब n इवन है, ये एन इवन के लिए था, ठीक है, एन ऑड है तो एन ऑड में क्या था भाई, टोटल टर्म्स कितने हो रहे थे, इवन टर्म्स खुल रहे थे, तो जैसे ही इवन टर्म्स खुलेंगे तो दो मिडिल टर्म आएंगे, कौन कौन से दो मिडिल टर्म होंगे, वो कौन कौन से दो मिडिल टर्म होंगे, बोलो, Tn+1/2 और Tn+3/2, ये दोनों होंगे क्या बेटा। अब एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, और आज की क्लास में ज्यादा हेवी डोज हो जाएगा नहीं तो, ये एग्जाम्पल देखिए, बस एक एग्जाम्पल, फॉर 2 - 3x⁻15 फाइंड मिडिल टर्म, फाइंड मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म की बात करें तो अच्छा, इसमें फाइंड मिडिल टर्म जनरल टर्म भी लिख दो, जनरल टर्म भी, जनरल टर्म भी रिवीजन हो जाएगा। जनरल टर्म की बात करें, अब देखिए, हम पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं। जनरल टर्म मतलब TR+1 की बात करें, हमने क्या देखा था, 15CR, 2⁻15 - R और -3x⁻R, ये क्या हो गया, जनरल टर्म हो गया, जनरल टर्म की बात हो गई। अब मिडिल टर्म की बात की जाए तो बेटा टोटल टर्म्स कितने हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। टोटल टर्म्स है हमारे पास, टोटल टर्म्स है हमारे पास 15+1, n+1 होता है, डेट इज 16 टर्म्स है। तो भाई दिमाग में अब चौक आ जाना चाहिए भाई, 16 टर्म्स है, इवन है ये, इवन है तो कितने मिडिल टर्म होंगे, देयर विल बी टू मिडिल टर्म, देयर विल बी टू मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। अब दो मिडिल टर्म कौन कौन से होंगे, हमने देखा था जब भी n+1 इवन हो जाए तो दो मिडिल टर्म होंगे, Tn+1/2, Tn+3/2। तो Tn+1/2 से हम देखें तो ये क्या आएगा, T15+1/2 दैट इज 16/2, दैट इज T8, और ये T15+3/2 दैट इज 18/2, T18/2 दैट इज T9। मतलब कौन कौन से आपके पास मिडिल टर्म आए, T8 एंड T9 आर क्या है ये, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। तो फटाफट एक काम करते हैं, मिडिल टर्म निकाल भी लेते हैं। तो T8 की बात करें, T8 कुछ नहीं, हमने जनरल टर्म निकाल रखा है, जनरल टर्म निकाल रखा है, उसमें थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ आपको देखने में सही लगेगा। जनरल टर्म आपने निकाल रखा है, उसमें आर की वैल्यू T8 निकालनी है, आपको T8 निकालनी है, तो आर की वैल्यू क्या लोगे, 7, तो 15C7, 2⁻15 - 7, पूरा लिख देता हूं अभी, और -3x⁻7, एक तो ये होगा मिडिल टर्म, और दूसरा T9 में R की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो 15C8, 2⁻15 - 3x⁻8, ये दोनों मिडिल टर्म होंगे। इसको और सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 15C7, 2⁻8, और इसको -3 को अलग कर ले, -3⁻7 x⁻7, और ये क्या हो जाएगा, 15C8, 2⁻7 -3⁻8 x⁻8। तो बेटा आज के क्लास में इतना ही।